गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बीपीएससी द्वारा 1993 से लेकर 2023 तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का हल किया जा रहा है। आज के वीडियो में हिस्ट्री का एंशियंट एवं मेडवल के कुछ प्रश्न छूट गए थे, उसे आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के 2 या 3 वीडियो में उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसमें करीब लगभग 700 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका का लेखक कौन था। इंडिका जानते एक बुक है। ए विष्णुगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी डायमेकस और डी प्लिनी। तो आपको ये बताना कि बुक इंडिका किसका था। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग जानते हैं, जितने भी बीपीएससी का तैयारी करते हो तो मौर्य का सभी को पता ही। तो इंडिका का कौन है, इंडिका का हमारा मेगास्थनीज है। तो जानते हैं कि मेगास्थनीज जो है ये, आप ये बताइए कि मेगास्थनीज किनके दूत थे, किनके द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और दूसरी बात ये भी बताइए कि मेगास्थनीज का जो जो इंडिका पुस्तक है उसमें क्या मतलब कि किसके बारे में डिस्कस किया गया। तो अब जानते हैं कि आगे मेगास्थनीज वाला आएगा कि किसने मतलब कि किसके दूत थे। तो और फिर इंडिका में जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना में किस प्रकार का प्रशासन चलाया जाता था, कितनी समितियां थी, हर समितियां में कितने मेंबर थे, और यहाँ पे समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, सभी प्रशासनिक चीज़ों के बारे में कहाँ पे पता चलता है हमें, मौर्य साम्राज्य का इंडिका नामक पुस्तक में, जिसे मेगास्थनीज ने उन्हें लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, मतलब किसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे ना। ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। समझे। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल क्वेश्चन में, ये सब इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है इनका। तो इसमें आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के किसके काल में बना था, ये हमारा गुप्त काल में, ठीक ना। और गुप्त काल में कौन बनाए थे, कुमार गुप्त है ना, जिनको हम लोग कुमार गुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, और एक कुमार गुप्त वन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो किसने बनाया था, कुमार गुप्त, लगभग 510 ईस्वी के आसपास। चलिए नेक्स्ट, देखिए तीसरा क्वेश्चन, विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे छूट गया नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध। ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन विज्ञान। तो बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और बौद्ध धर्म दर्शन को भी थोड़ा देखा गया कि उसमें पढ़ाया जाता था, बट मेनली फोकस था तर्कशास्त्र पे। इसकी जो थे तर्कशास्त्र, इसका आंसर होगा। चलिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो आप ये बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में, आज वर्तमान में बिहार के किस जिले में, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसीलिए सबका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब में ज़्यादा कुछ रहा नहीं। हमेशा देखिए क्वेश्चन उठाइएगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नैनपाल और डी नरेंद्रपाल। तो आप जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, ये हमारे धर्मपाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ए अश्वघोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी भास। तो बताइए इसमें से कौन है मुद्रा राक्षस की। और ये बता सकते हैं आप लोग कि ये मुद्रा राक्षस जो है वो कौन सी 2 पुस्तक लिखे थे, और कौन सी ऐसी पुस्तक था जिसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का वर्णन है, ठीक ना। तो मतलब तो ये देखिए इसका क्या होगा, विशाखादत्त, ठीक ना। तो विशाखादत्त द्वारा लिखा गया था कौन सा बुक, मुद्रा राक्षस, ठीक ना। और ये बुक में जानते हैं मौर्य साम्राज्य का चाणक्य के बारे में बताया गया कि चाणक्य किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से और मगध के गद्दी पर
मतलब गद्दी को अपने अंदर हासिल किया था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से यहीं से हम लोग पढ़ते हैं कि चाणक्य नीति वगैरह जो हम लोग ज़्यादा समझते हैं, तो ये विशाखा दत्त ही ने सब बताया। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को विसल कहा है। किस में कहा गया था? मुद्रा राक्षस में, कि चंद्रगुप्त नाम नहीं था उनका, विसल नाम से, और उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया था, इसी बुक में बताया गया। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब जानते हैं कि इसका अभी पीछे भी पढ़े विक्रमशिला। अब जानते हैं कि विक्रमशिला जो है वो कहाँ, अभी भागलपुर में है, और इसका भी अवशेष पाया जाता है भागलपुर में। और इसका भी बताया मैं कि कौन है? धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल किए थे। और ये जो गोपाल है ना, इन्होंने ही पाल वंश का संस्थापक है ना। इन्होंने कब किए थे? 1720 एडी में। ठीक, ये याद रखिएगा, 1720 एडी में गोपाल किए थे, पाल वंश का शासक थे। ठीक, लेकिन इसका विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थे? धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किए थे? तो ये तो अभी चलिए हमको धर्मपाल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी, लेकिन बस थोड़ा पेशेंस से अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, और डी सामाजिक जीवन। तो आपको बताए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, चाहे कौटिल्य बोला जाए, विष्णुगुप्त बोला जाए, या फिर क्या बोलते हैं, चाणक्य बोला जाए, सभी एक ही नाम है। ठीक ना। तो इसमें से आप जानते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से नहीं है, इकोनॉमिक्स, इसका कोई लेना देना है। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पहले आर्थिक, अगर जो जिसे लगे कि नहीं अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक होता है, इसीलिए क्वेश्चन इसे बनाया जाता है। तो लोग, अधिकांश लोग जो नहीं पढ़ेंगे ये मार देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है इनका? राजनीतिक। ठीक ना, राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया कि राजा के साथ होते हैं, तो फिर ये इसमें सारे बातें बताया कि राजा को क्या करना चाहिए। ऐसा बोला गया कि राजा का सुख प्रजा में ही निहित है, मतलब अगर प्रजा सुख है तभी राजा सुख है। इस तरह की बातें इनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? ए कुषाण, बी चेर, सी पश्चिमी शक, और सी वक्तक होना चाहिए, वटाक। तो देखिए जो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो जानते कुषाण लोग किए थे, क्योंकि रेशम मार्ग आप सुने होंगे कि रेशम मार्ग, जब रेशम मार्ग 100 एडी के आसपास ही गुजरते थे, तो वो कुषाण के ही रास्ता से गुजरता था। कुषाणी एरिया में पूरा शासन करते थे, तो इन्हीं से, इसके कारण इनका व्यापारिक साम्राज्य कुषाण के साथ, क्योंकि ये जो जाता था इधर यूरोप थे, या यूरोप, और इधर क्या था? चीन, और बीच में क्या पड़ता था? हमारा कुषाण का क्षेत्र। तो यहीं से रेशम मार्ग के कारण ही रोमन साम्राज्य के से व्यापारिक संबंध कहाँ से? कुषाण काल में। तो इसीलिए अगर कभी पूछा जाए कि रेशम मार्ग किसके शासन काल में विकसित हुआ था, तो कुषाण का शासन काल के समय में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? ए चोल आंध्र प्रदेश, बी चोल तमिलनाडु, सी पल्लव तमिलनाडु, डी पल्लव आंध्र प्रदेश। तो बताइए कैलाशनाथ मंदिर जानते हैं कि कांचीपुरम में, कहाँ पे मंदिर? कांचीपुरम में, कांचीपुरम है ना, कांचीपुरम में मंदिर है। ठीक, ये जब कांचीपुरम है तो अब बताइए कांचीपुरम कहाँ है? तो ये तो पता चल गया हमारा तमिलनाडु में कांचीपुरम। अब जब तमिलनाडु में, तो अब तो ये दो ऑप्शन तो कट गया। तो अब बताइए किसने बनाया था? तो आपको बता दूं, जो तमिलनाडु का जो कांचीपुरम में बनाया गया था मंदिर, वो पल्लव वंश काल में बना था। ठीक है, पल्लव वंश काल में। चलिए नेक्स्ट, ये पल्लव काल का सबसे मतलब उत्कृष्ट मंदिर था कौन सा? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। चलिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुम्नीदेयी स्तंभ, सी क्यूनिक स्तंभ, और डी भाभरू स्तंभ। ठीक ना। तो आप बताइए कि कौन सा एक स्तंभ है जहाँ पे बोला गया कि अशोक ने स्वयं को कहा कि मैं मगध का सम्राट हूँ?
तो आप बता सकते हैं। तो इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें से आंसर होगा आपका भाबरू स्तंभ, बैराठ में है। आप बताइए बैराठ कहाँ है? तो बैराठ आपका राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान में। और बैराठ को ही तो जयपुर के नाम से जाना जाता है, जयपुर यहीं पे, ठीक। और ये जो मस्की लघु स्तंभ है, इसमें जानते हैं, इसमें अशोक अपना नाम बताया कि मेरा नाम अशोक है, समझे? अशोक लिखा हुआ इसमें मस्की में। और रुमनी देवी में तो पता ही है कि ये नेपाल में है। और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे जब जाते हैं अशोक तो वहाँ पे टैक्स 1/8 कर देते हैं ना। पहले 1/6 होता था, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध के जो जन्मभूमि होने के कारण वहाँ पे क्या किए, वहाँ का टैक्स में कम कर दिए, कर में। तो इस तरह से आपको मस्की का याद रखिएगा। मस्की में बताया गया कि मेरा नाम अशोक है, और भाबरू में बताया गया कि मेरा नाम मगध का मैं राजा हूँ। और रुमनी देई में बताया नहीं गया कुछ। वहाँ पे जब गए, जब वहाँ पे घूमने गए थे, सभी गौतम बुद्ध के जितनी भी प्लेस थे वहाँ पे यात्रा की है अशोक ने। तो अशोक जब यात्रा करते हुए लुम्बिनी पहुँच गए तो वहीं पे एक स्तंभ खुदवाए थे कि, और वहाँ के पूरी बातों को उसमें लिखा हुआ मिलता है। अब बताइए ये सारा जो लिखा गया है, समझे, ये सारे स्तंभ हो, ये शिलालेख हो, किस भाषा में लिखा गया और इसकी लिपि क्या थी? तो जानते हैं कि आपका इसका जो भाषा है वो कौन सा भाषा है? प्राकृत भाषा है। कौन सा? प्राकृत भाषा। और लिपि क्या? ब्राह्मणी लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटली पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी कनिष्क। तो बताइए कि किसने पाटलिपुत्र को शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए सबसे पहले कि इन लोग में से सबसे पहले आप जानते हैं कि कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त का मौर्य का हम लोग पढ़े कि इनका जो महल था वो कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। ये हो गया। लेकिन अगर इसमें से सबसे पहले अगर पटना को, पाटलिपुत्र को बनाया था तो उसका नाम था उदयन, ठीक ना, उदयन। इन्होंने बनाया था, हर्यक वंश के थे, अजातशत्रु के बाद उन्होंने आए थे और इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें ऑप्शन ना होने के कारण क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। अगर यहाँ पे ई रहता उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो अब निश्चित रूप से वो ई में जाता। चलिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये सेम ही क्वेश्चन है, समझे। ये बनाए थे अशोक, तो इनका क्या बोलते हैं, पोता थे। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये क्या हुआ? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही अपना उपाधि लिए थे। फिर कनिष्क जानती हैं, कुषाण के शासक, कुषाण वंश का शासक। देखिए, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ए कुषाणों के समय में, बी गुप्तों के समय में, सी अकबर के समय में, डी मौर्यों के समय में। तो बताइए कला की गंधार शैली निम्न से कहाँ पे, मतलब इसका विकसित कब हुआ? और ये किस धर्म, मतलब किस धर्म की प्रतिमा सबसे अधिक बनाई है? बनाई क्या? सभी उन्हीं की बनाई गई। तो अब जानते हैं कि जो गंधार शैली है वो कहीं, ये जो शैली बनी है ये बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। और इसमें क्या बोलते हैं, रोमन का संगाठी मतलब शरीर लिया गया, और यूनानियों का मुखाकृति, मतलब कि उनका जो अपोलो है उनका चेहरा को, और रोमियो का संगाठी, रोम साम्राज्य से, रोम वाले लोग जो सन्यासी होते थे ना, उनका शरीर को लिया गया। और यूनान के जो सूर्य देवता अपोलो थे उनका चेहरा को लेके ये मिक्स बनाया गया। तो इसीलिए इसे इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और इनका अधिकांशतः आपको बौद्ध धर्म का ही, भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी है। तो ये किसके काल में बना है? कुषाण के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, और डी उपज का आधा भाग। तो गुप्त युग में जो राजस्व टैक्स था, समझे, तो राजस्व टैक्स कितने थे उसके? तो अब जानते हैं कि इसका जो राजस्व टैक्स था वो उपज का 1/6, ठीक ना, 1/6 था, ठीक। तो ये 1/6 में उपज का लेता था, ठीक ना। चलिए
नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार। ए वेनसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थल, सी पाली अनुसंधान संस्थान और डी संग्रहालय। तो अब बताइए इसमें से नौ नालंदा महाविहार किस लिए अभी प्रसिद्ध है? तो अब इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये सही है, क्वेश्चन ये पूछा गया है 2008 में, तो हो सकता है इसको रिपीट भी कर दे। तो ये हमारा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पे पाली जो भाषा है, पाली भाषा का अनुसंधान संस्थान है। अब बता सकते पाली भाषा में कौन जो थे जिन्होंने अपना प्रवचन दिए? ठीक ना, तो पाली भाषा में ये क्या बोलते हैं, जिनकी सारे पुस्तकें ही लिखी गई है, ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, उनकी जितनी उनके बारे में पुस्तकें लिखी गई, उनमें सबसे अधिक किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक, मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज किसका दूत था? ए सेलुकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का और डी यूनानियों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेगास्थनीज दूत किनके थे? ये सब जानते हैं कि सिकंदर का जो सेना नायक थे, जिनको इस क्षेत्र को प्रांत दिया गया था, इसका जब वापस लौट रहे थे तो आपका पंजाब का क्षेत्र, तो फिर ईरान से लेके पंजाब के क्षेत्रों पे सेकुलस का, उनके सेना नायक ही यहाँ का शासन देख रहे थे। तो सेकुलस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के रूप में भेजे थे। ठीक, तो यही सेलुकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुकस। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तब बताइए कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो महल बना हुआ था, तो ये किसके बना हुआ था? ये लकड़ी का, लेकिन लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन इसके कुछ जो हॉल पाए गए हैं, जो बड़े से हॉल बना हुआ था, तो वहाँ पे जो स्तंभ का यूज हुआ था ना, वो पत्थरों का था, यूज किया हुआ था। लेकिन एक्चुअल में इसका महल के बारे में कहा गया कि इनका महल लकड़ी का बना हुआ था। इनका चार दीवारी था, बाउंड्री था, वो भी लकड़ी का बना हुआ था। और बीच बीच में लोग गैप छोड़े तो वहाँ से तीर उर चलाने के लिए, मतलब बहुत अच्छे से बना हुआ था। और करीब कहा जाता है कि महल में घुसने के लिए 60 दरवाजे थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो का मंदिर जानते हैं? ऐसे खजुराहो का मंदिर तो जानते हैं कि एमपी में है। खजुराहो इसीलिए नाम पड़ गया ना इस मंदिरों का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजूर का पेड़ है। तो उस क्षेत्र में खजूर का पेड़ होने के कारण वहाँ पर खजुराहो का ज़्यादा वो फेमस हो गया, तो इसीलिए इसका ए। अब बताइए किसके मंदिर का स्थापना किसने किया? स्थापत्य। ए चंदेल, बी गुज्जर प्रतिहार, सी चहमान या चौहान भी इसको कहते हैं, समझे, चहमान या चौहान, और डी परमार। तो अब बताइए चारों में से किसने खजुराहो का मंदिर का स्थापना किए थे, समझे, किस शासन ने? तो अब जानते हैं कि ये चंदेल राजा, मतलब चंदेल के राजवंशों के लोगों ने किए थे। और कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है, उनमें उसका किसने उस मंदिर का स्थापना किए थे, निर्माण करवाए थे? तो जानते हैं विद्याधर चंदेल ने कराए थे। कौन किए थे? विद्याधर चंदेल। ठीक ना, तो आप याद रखिएगा। ठीक ना, विद्याधर चंदेल। ठीक ना, विद्याधर चंदेल। और जानते यही विद्याधर चंदेल है जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था, गजनी का। ठीक है, गजनी यहाँ से, लेकिन ये दोनों लड़ाए और निर्णय हुआ, किसी ने हारा नहीं। तो ये मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? ए चरक, बी कौटिल्य, सी कामंदक और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, कामंदक। तो अब जानते हैं कि चरक तो आयुर्वेद पे लिखे हैं। कौटिल्य का आप जानते हैं कि ये इनका अर्थशास्त्र है।
और इनमें से कोई नहीं, आप एक चीज याद रखिए, अगर 4 ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं हो, अगर आप जान रहे हैं तब तो सही है, अगर नहीं जान रहे तो कभी भी इसको तो मान के ही मत चलिएगा, समझिएगा 3 ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप इसे क्या कीजिएगा, इसे हटा दीजिएगा कि ये होता ही नहीं, क्योंकि आप ही सोचिए ना, अगर आपको क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा तो अब क्या क्वेश्चन ऐसा तो नहीं बना होगा कि उसका आंसर ही ना दो, समझे। तो इस तरह से देखा जाता है। तो ये जब आप जान रहे तो सही है ना, तो नहीं जान रहे तो इस पर कभी भी मत मारिए, क्योंकि हमेशा ही गलत होता है, ठीक ना, मतलब कि कभी जल्दी सही नहीं होता है, ठीक। तो फिर ये 3 में से आप चेक कीजिएगा, ठीक। तो अभी 3 में से आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें कौन सा आएगा, कामंदक, ठीक ना। नीति सार का कौन है राइटर, कामंदक। तो अभी याद रखिएगा, ठीक। कामंदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग जनपद की राजधानी थी, ये तो कॉमन सी है, ए चंपा, बी रामग्राम, सी कपिलवस्तु और डी कुंडग्राम, ठीक ना। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सी राजधानी है जो अंग की राजधानी। तो अंग जैसे 2 वर्ड में, इसी तरह उसका राजधानी भी 2 ही, मतलब 2 ही अक्षर में, लेटर में, चंपा, ठीक ना। अब रामग्राम ऐसा नहीं, कपिलवस्तु जानते गौतम बुद्ध के जन्म क्षेत्र का, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और कुंडग्राम गौतम ये महावीर जी का जन्म स्थल को कुंडग्राम। अशोक के अभिलेख को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, किनके द्वारा पढ़ा गया था बताइए। ए जेम्स प्रिंसेप, बी बुहलर बुहलर, सी रॉबर्ट सेवेल और डी कॉडरिंगटन। तो बताइए कि इनमें से किसके द्वारा। सभी कोई जानते हैं कि 1838 में, समझे, 37-38 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये आपको यहीं से पता चला कि ये जो लिपि था वो ब्राह्मणी लिपि था, और जो भाषा यूज किया गया था वो प्राकृत भाषा का यूज किया गया था, ठीक। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये वकाटक, इक्ष्वाकु, शक और खारवेल। बताइए इनमें से किस को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। तो एक क्वेश्चन थोड़ा है टफ था हमारे समय में जब मैं दे रहा था तो एग्ज़ाम, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी डाउट क्रिएट किया था कि पता नहीं कहाँ से पूछा गया। मैं रियली बताऊँ तो मैंने वकाटा मार दिया था, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, इक्ष्वाकु, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे टफ लगा था क्योंकि कहीं पे आपको बुक्स वगैरह में भी नहीं मिला था ये क्वेश्चन का। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इक्ष्वाकु। तो जरूर याद रखिएगा पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियंस और डी मुगल। तो ये तो सभी जानते हैं कि ये किसने किए थे, मुसलमानों ने। मुसलमान में कौन किए थे, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को आप जानते हैं, 1196 में से लेकर 1206 तक वो शासन किए थे बिहार और बंगाल में। उस समय लक्ष्मण सेन, ये क्या बोलते हैं, बंगाल का शासक थे, सेन वंश का शासन था। जब पता चला कि बख्तियार खिलजी आ रहे हैं अटैक करने, तो बिना लड़े ही वो क्या कर दिए, छोड़ के चले गए, भाग गए, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, समझे, स्वप्नवास दत्ता का लेखक कौन है। ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी राजशेखर। तो बताइए स्वप्नवास दत्ता का जानते हैं, ये जो बुक है ये पहला बोला जाता है कि वो नाटक लिखा गया, पहला नाटक है संस्कृत में लिखा गया, समझे। और ये यूपीएससी में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। तो इसका क्या है, भास, ठीक ना। तो भास ने ये इसकी रचना किए थे, स्वप्नवास वासव दत्ता। कवि बाण मतलब बाणभट्ट निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर इस तरह का अगर उपरोक्त में से कोई नहीं आया इसे आप गलत कर देना, ये हो ही नहीं सकता है, समझे। कोई भी एग्जाम जो पेपर सेटर है वो कभी भी ये नहीं करते, बस यूं ही दे देते हैं कि थोड़ा सा आपको
वो खुद आपको बता रहे हैं कि इसको मत करना, ये तीन ही, आप तीन में से ही समझो कौन सा होगा। तो अब जानते हैं थानेश्वर नहीं, क्योंकि थानेश्वर ये कहाँ के थे, पाटलिपुत्र के थे। थानेश्वर किसकी राजधानी थे, हमारा हर्षवर्धन के शासन में, और हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे कौन, बाणभट्ट। और जो हर्षवर्धन अपना शासन कर रहे थे, जो हरियाणा के थानेश्वर से उन्होंने अपना शासन शुरू किया, फिर बाद में उन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक। ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। तो आप बताइए किसके द्वारा किया था। तो ये तो सभी जानते हैं कि विश्व का, हम लोग जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र की जननी है। सबसे पहले भारत में ही लोकतंत्र का स्थापना हुआ था, और वो कौन से है, वैशाली राज्य, जिसको किसने स्थापित किए थे, लिच्छवी ने, ठीक ना। और ये आठ लोग, 8 संघों से मिलके बना था ये, ठीक ना। तो इसकी किसने, लिच्छवी लोगों ने वैशाली की स्थापना की थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, कुमार संभव। ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, और डी कालिदास। तो बताइए किसने लिखा था। तो कुमार संभव में जानते हैं, इसमें ने कार्तिकेय का जन्म, शिव भगवान के पुत्र कार्तिकेय का जन्म के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह से जन्म हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। और इस बुक का लिखने का किसका काम है, ये कालिदास ने, ठीक ना। कौन लिखे, कालिदास। ये मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, और डी उज्जैन। तो आपको पता है कि मौर्य में, आपको जानते हैं कि मौर्य काल में चाणक्य कहाँ के गुरु थे, किस यूनिवर्सिटी गुरु थे। और ये भी पता है कि वर्ल्ड में पहला अगर विश्वविद्यालय था तो कौन सा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, तक्षशिला इसका क्या है आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद ए सातवाहना, बी कुषाण, सी कण्व, और डी गुप्त। तो अब जानते हैं शुंग वंश के बाद ये आया था हमारा कण्व वंश। नेक्स्ट, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। तो कल्हन के पुस्तक का क्या नाम था, ए राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में क्या, 11 तरंग है, ठीक ना, 11 तरंग। और इसमें ना कश्मीर का इतिहास बताया गया, इतिहास पहला बुक है जिसमें इतिहास लिखा गया, देश का इतिहास के, तो देश के किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसी तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहते लोग। तब जानते हैं इंडिका। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे। तो चंदेल, अभी क्वेश्चन घुमा हुआ था, चंदेल लोग थे, चंदेल राजवंश के लोग हैं। खजुराहो के मंदिर की स्थापना किए थे, ठीक ना। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्हन, बी विल्हन, सी जयानक, और डी चंद्रबरदाई, ठीक है। तो इसमें से जानते हैं पृथ्वीराज रासो, इनको लिखे कौन थे, चंद्रबरदाई। या पहली बार हिंदी में लिखा गया कोई पुस्तक है जो हिंदी में लिखे गए। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन किया गया मोहम्मद गोरी से, और जो तराई का युद्ध हुआ, और मोहम्मद और हम पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, तो इसमें पूरी कहानी इसमें लिखा हुआ है, चंद्रबरदाई ने लिखे, ठीक। उनके दरबारी कवि थे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। तो अब बताइए क्या है। तो ये तो सिंपल है, हर्यक वंश कहा जाता है, हर्यक वंश। तो कौन सा वंश है इनका, हर्यक वंश, ठीक। और इसका संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, ठीक। बिंबिसार का ही पुत्र थे अजातशत्रु, तो इसीलिए अब हर्यक वंश याद रखिएगा, अजातशत्रु। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, और डी शाहजहां।
और ई तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजों ने भेजे थे सर थॉमस रो को ही कि चाहिए और इंडिया से व्यापार करने का परमिशन लेके आइए। तो उस समय मुगल का शासन था, और मुगल का शासन के समय में कौन थे? जहांगीर। और लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, ठीक ना, तो उस समय कौन थे? अकबर। तो अकबर के समकालीन ब्रिटेन में महारानी कौन हुई? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक ना। तो अभी याद रखिएगा, ठीक। तो कंपनी तो बनी थी अकबर के समय में, जिसकी वो परमिशन दी थी एलिजाबेथ। और लेकिन परमिशन लेने ही लोग आए थे जहांगीर के काल में। तो सबसे पहले कौन आया था? सर थॉमस रो। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ए अकबर, बी नूरजहां, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो अब वो पता अकबर के दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? स्थापत्य युग, मुगलों के काल का स्थापत्य का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? तो सभी जानते हैं शाहजहां के काल का। तो दिल्ली को बसाए थे। दिल्ली में जो लाल किले की स्थापना उन्होंने क्या किया? आगरा से राजधानी को दिल्ली लाए शाहजहां, और यहाँ पे दिल्ली के लाल किला बनाए। फिर चांदनी चौक भी स्थापित किया, और जामा मस्जिद, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, जो इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, उसका भी निर्माण इन्हीं के काल में, शासन काल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा। तो अब जानते बीजापुर साम्राज्य। अब बीजापुर साम्राज्य का पता है कि विजयनगर साम्राज्य का पता है कि 1347 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1347 में। तो इनकी स्थापना के बाद, इसकी स्थापना 1347 में नहीं, 1337 में, ठीक है, सॉरी 1337 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो था, ये यहाँ पे एक तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा, ठीक ना, नदी के जस्ट इस साइड में, समझे। यहाँ पे एक हम्पी है, यहीं पे इनकी राजधानी थी। तो कभी कभी पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी कहाँ थी, किस नदी किनारे? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी, समझे। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते। तो इसका आंसर पता चल गया, हम्पी, ठीक ना। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी और सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो बताइए किसने नौरोज पर्व का? तो नौरोज पर्व का जो शुरुआत किया गया था वो बलबन के समय में। फारसियों का त्यौहार है, कौन कहते हैं? बलबन, ठीक। बलबन किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के, ठीक ना। और इन्होंने 20 साल तक शासन किया। फिर बलबन के बाद फिर वो इन्होंने ब्लड, रक्त, लोहे और रक्त की पॉलिसी लाए थे, समझे। और जो चहलगामी चला था उसे समाप्त कर दिए थे। फिर आपके लिए आर्मी के लिए दीवाने अर्ज का गठन किया गया। सारे आर्मी पहले चहलगामी लोग रखते थे, लेकिन इन्होंने सभी को केंद्रीकरण किया। जितना इल्तुतमिश ने भी केंद्रीकरण किए थे, लेकिन सभी को बलबन ने क्या किया? केंद्रीकरण किए थे, ठीक। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी और डी मुद्रा प्रणाली। तो किसी भी, अगर मध्यकालीन हो या एंशियंट कालीन हो, तो सबसे अधिक अगर किसी का भी वित्तीय व्यवस्था का होता था ना, तो उसका सबका भू राजस्व ही था, समझे। भू राजस्व ही सबसे बड़ा टैक्स उन लोग का आता था। भू राजस्व से ही सबसे अधिक धन प्राप्त होता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। तो बताइए मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊ जिसको कहते थे, शाहजहां के समय बनाया गया था। तो ये तख्ते ताऊ का सबसे अंतिम शासक कौन हुए जिसने बैठे थे? तो वो थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। इनको रंगीला के नाम से भी फेमस है, ठीक ना। इनका उपनाम दिया गया रंगीला मोहम्मद शाह। इन्होंने जब 1738 में
नादिर शाह, ठीक ना, आक्रमण किए थे। तो यहाँ से क्या किए, इस मयूर सिंहासन को अपने साथ लेके वो चले गए। और इस लड़ाई को कौन सा लड़ाई नाम पड़ा था, करनाल का युद्ध, समझे। 1738 में कौन सा युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध। फिर वो मयूर सिंहासन को लेके यहाँ से चले गए, ठीक। अब मयूर सिंहासन के साथ वो जो कोहिनूर हीरा था वो भी चला गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी गुलाम वंश और डी खिलजी वंश। तो सिंपल सी बात है कि जब तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था इंडिया में, तैमूरलंग, तो उसके बाद हमारा ये जो वंश था समाप्त होके सैयद वंश का स्थापना हो गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ए एवाज, बी नसरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान और डी मलिक जानी, ठीक ना। तो बताइए इल्तुतमिश ने 1225 लगभग, ठीक ना, 1225 ईस्वी में बिहार के लिए अपना एक सूबेदार नियुक्त किए थे। तो वो और कोई नहीं थे, मलिक जानी थे। तो अभी याद रखिएगा मलिक जानी ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम अभी एक तो हो गया मोहम्मद शाह। तैमूर ने आक्रमण किया, चाहिए क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये सैयद वंश, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये भी मलिक जानी। लगता है रिपीट हो गया 3 क्वेश्चन। चलिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, ए नानक, बी तेग बहादुर, सी हरगोविंद या डी गोविंद सिंह। तो ये सारे गुरु नानक जी या गुरु तेज बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए पटना में, जानते हैं तेज बहादुर जी का वो थे बेटा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में गुरु गोविंद सिंह के। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, ए बहलोल लोदी, बी शेरशाह, सी हुमायूं, डी अकबर। तो किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो आप जानते हैं कि इसका तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला कौन है, अकबर। अकबर कब किए थे, 1563 में, ठीक ना, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी और सी बलबन, डी रजिया सुल्तान। तो इसमें से बताइए कौन थे। तो जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में क्या किए थे, खिलजी वंश का स्थापना किए थे, ठीक। और फिर जो ये फिर अलाउद्दीन खिलजी बने, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक रहे। फिर उसके बाद बलबन गुलाम वंश के थे और रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। 12 मासा की रचना किसने की थी, ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी मलिक मोहम्मद जैसी और डी रसखान। तो बताइए 12 मासा की रचना किसने किए थे। तो आप सब जानते हैं कि 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किए थे, ठीक ना, ठीक। चलिए और बताइए मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी बुक लिखे थे, पद्मावती इन्हीं का है, ठीक ना। और ये किसके काल के थे, समकालीन थे। तो ये शेरशाह के समय में, ठीक ना, शेरशाह के समय में सारे लिखे गए, मतलब 1540 के आसपास के, 1540 में इनका एक पुस्तक लिखे थे, ठीक। जबकि पद्मावत की घटना हुई थी 1302 या 3 में, ठीक ना।
1302 और 3 की घटना 1540 के आसपास लिखा गया था, इसीलिए खिलजी के समकालीन नहीं थे मलिक मोहम्मद जैसे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आप जानते, ए सासाराम, बी मनेर, सी सीतामढ़ी, डी पावापुरी। तो शेर शाह का मकबरा तो मैक्सिमम लोग को पता रहता है, जितना भी बिहार का पीसीएस लिखते हैं, दे रहे हैं एग्जाम, सभी को शेर शाह का कहा सासाराम। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी मीनार। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, एक झोपड़ा दे देगा तो झोपड़ा झोपड़ी मतलब ये नहीं है, अगर क्योंकि वो चेक करता है एग्जामिनर कि आप कहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हैं। अब ये मंदिर, इस मंदिर नहीं, मीनार, झोपड़ा है तो मीनार तो ऐसे ऊंचा उठेगा ना, तो ये कब से काम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मस्जिद है। ठीक, फुतुहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहत ए आलमगीरी, ए हरिदास, बी ईश्वरदास नागा, सी भीमसेन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो मुझे नहीं आता, इनमें से कोई नहीं को काट दीजिए, ये नहीं होता है। तो समझे, हरिदास, ईश्वरदास नाग या भीमसेन, तो आप जानते हैं कि इसका कौन है। ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन में आता है, लेकिन एक तो एक ऑप्शन तो एक तो कंप्लीट होगा, अब 3 में से एक सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक ना। जैसे भीमसेन, भीमसेन सहनाई वादक है। हरिदास, हरिदास हमारा इसमें थे, मुगलों के समय में थे हरिदास। और ये ईश्वर दास नाग, ठीक ना। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदूज, डी गजनी। तो अब बताइए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में कौन सा ही था? तो इसके बीच का जो लड़ते थे लोग, कंधार के लिए लड़ाई चलता था। ठीक, तुझको ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी उर्दू। तो अब जानते हैं कि तुझको ए बाबरी खुद बाबर ने अपनी जीवनी लिखे थे तुझको बाबरी में, और ये था तुर्की भाषा में। बाबरनामा को फिर इन लोगों ने फारसी में किया गया, ठीक ना। बाबरनामा क्या किया गया? फारसी में। बाबरनामा फारसी में, इसका इसके अनुवाद किया गया, अनुवाद जिसका बाबरनामा ना, लेकिन अगर तुझको बाबरी करेंगे, खुद बाबर ने लिखे थे तुर्की में अपनी जीवनी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना और डी कोल्हापुर। तो आप जानते हैं कि इनका महाराष्ट्र के रायगढ़ में इनकी राजधानी थी। चलिए इसके साथ एक कंप्लीट हो गया, ये बचे हुए थे। अगला क्लास हम लोग हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन देखेंगे और 2-3 वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है किसी भी पीसीएस एग्जाम में। और उसके बाद फिर इसके बाद और आगे चलाऊंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बहुत चीज़ें आपको दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी शुरुआत है, देखिए आपको कितनी चीज़ें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि मैं एक दिन अपने बारे में सब कुछ प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि मैं क्या कितना, मतलब कि मैं कितना इसके बारे में मुझे नॉलेज है मेरे पास और क्या मैं कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।